जबलपुर स्थित YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर चंदन सिंह आप लोगों के बीच 12th के एग्ज़ाम को मद्देनज़र में रखते हुए 2021 के एग्ज़ाम में जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है उसका एक्सप्लेनेशंस सामान्य यानी सरल शब्दों में उसको पूरा विस्तृत डिटेल से आप लोगों के बीच यानी आंसर शीट दे रहा हूँ। आपका जो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम है, इस इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे वह कुल मार्क्स उसका 70 होगा, यानी 70 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम होगा। यानी 70 मार्क्स के एग्ज़ाम में इस प्रश्न पत्र को दो भाग में डिवाइड किया गया, एक खंड अ और दूसरा खंड ब, यानी फर्स्ट सेक्शन 1 एंड सेकेंड सेक्शन 2। सेक्शन फर्स्ट में आप लोग को यानी जो क्वेश्चन सेट रहेगा वह क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कुल आपको 70 मार्क्स यानी 70 मार्क्स का 70 क्वेश्चंस रहेगा। इस 70 मार्क्स के क्वेश्चंस में टोटल आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वह 35 क्वेश्चंस ही आपको बनाने हैं। 35 क्वेश्चंस के बाद अगर आप 36 या 30 यानी 7 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो उस क्वेश्चंस का मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा। यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर आपने 35 क्वेश्चन सॉल्व किए उसी क्वेश्चंस का मार्क्स आपको मिलेगा। सभी प्रश्न पत्र सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मान्य समान है, इसीलिए आप 70 में से किसी भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं और उसका मार्क्स यानी आप परफेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पूरा कंप्लीट 35 में 35 मार्क्स आपको मिलेगा। खंड ब में जो प्रश्न पत्र रहेगा वह शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर तथा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे। इस लघु उत्तरीय शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर में टोटल आपको 20 क्वेश्चंस रहेगा, 20 क्वेश्चंस रहेगा। इस 20 क्वेश्चंस में से केवल आपको 10 क्वेश्चंस 10 प्रश्न को सॉल्व करना है। प्रत्येक क्वेश्चंस 2 मार्क्स कैरी करेगा। यानी अगर आप 10 क्वेश्चंस यानी पूरे कंप्लीट यानी सही ढंग से उसको फुलफिल करते हैं, सही ढंग से आंसर देते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं तो आपको 20 मार्क्स वहां से आपको यानी मिलेगा। इसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर में कुल मिलाकर के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह 6 यानी 6 क्वेश्चंस रहेगा और उस 6 क्वेश्चंस में से आपको जो आंसर देना है केवल 3 क्वेश्चंस का ही आंसर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करता है। यानी एक क्वेश्चन आप सही ढंग से एक्सप्लेन करते हैं, उसका ग्राफ और ग्राफ के साथ साथ अगर ब्लॉक डायग्राम है वह हर चीज को आप क्लियर करते हैं तो वहां से कुल आपको मार्क्स यानी 3 क्वेश्चन सॉल्व करने पर 15 मार्क्स प्राप्त होगा। यानी कुल मिलाकर के 70 मार्क्स का आपका एग्जाम है। अब आपको इस इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में जो 2021 में जो क्वेश्चंस आपको आ रहा है उसके लिए कितना समय निर्धारित है, कितना टाइम में कितना क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, हर चीज के बारे में हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। इसमें टोटल टाइम आपको 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। 3 घंटा 15 मिनट, ये 15 मिनट जो एडिशनल दिया जा रहा है या आपको क्वेश्चंस को सिर्फ पढ़ने के लिए, आप यानी सही ढंग से क्वेश्चंस को पढ़ें और क्वेश्चंस को यथासंभव अपने भाषा में उसका आंसर दें। सबसे पहला यानी फर्स्ट ऑप्शन परीक्षार्थियों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट यानी निर्देश दिया गया, कुछ डायरेक्शंस दिया गया, इंस्ट्रक्शंस है, उसको आपको हर हमेशा फुलफिल करने की कोशिश करना है। यानी इंस्ट्रक्शंस नंबर First instructions, candidate are required to give answer in their own words as far as practicable। यानी परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। सेकेंड, फिगर इन द राइट हैंड मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स। दाहिनी और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्देशित करते हैं। यानी जो दाहिने साइड आपको मार्क्स दिए रहेंगे कि प्रत्येक क्वेश्चंस कितने मार्क्स का है वह देख करके आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यानी पॉइंट नंबर 3, 15 मिनट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम हैज बीन अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चंस केयरफुली। यानी आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उस क्वेश्चंस में 3 घंटा 15 मिनट का टाइम है, जिसमें 15 मिनट आपको क्वेश्चंस को सही से रीड करने के लिए दिया जा रहा है। पॉइंट नंबर 4,
दिस क्वेश्चंस पेपर इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। प्रत्येक यानी जो आपको पेपर होगा उस पेपर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक सेक्शन फर्स्ट और दूसरा सेक्शन सेकेंड, यानी दो पार्ट्स में है। यह प्रश्न पत्र यानी पॉइंट 5 में इन सेक्शन ए देयर आर 70 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस out of which any 35 questions are to be answered in more than 35 questions are answered, then only first 35 questions will be evaluated. Each questions carry 1 marks. Darken the circle with black or blue ball pen against the correct options on OMR answer sheet provided to you. Do not use whitener, liquid, blade, nails, etc. on OMR answer sheet. Otherwise the result will be treated as invalid. यानी जो आप एग्जाम में देने जाएंगे उस एग्जाम के टाइम पे आपको जो यूज करना है उसमें आप अपना पेन और पेन यानी ब्लैक और ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा व्हाइटनर, कोई लिक्विड यानी पदार्थ, इसके साथ साथ ब्लेड, नाखून इत्यादि का OMR शीट पर यूज करना वर्जित है, अदरवाइज आपका परिणाम अमान्य होगा। पॉइंट नंबर 6, इन सेक्शन बी देयर आर 20 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस each carrying 2 marks, out of which any 10 questions are to be answered. Apart from this, there are 6 long answer type questions each carrying 5 marks, out of which any 3 questions are to be answered. यानी बी जो ऑप्शंस है इसमें 20 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चंस यानी 2 मार्क्स के होंगे और इस 20 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस का ही आपको आंसर देना है। इसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर जो होगा इसमें कुल 6 क्वेश्चंस रहेगा और 6 क्वेश्चन में आपको 3 ही क्वेश्चंस का 3 प्रश्न पत्र का आंसर आपको देना है, यानी और 3 प्रश्न पत्र यदि आप सॉल्व करते हैं तो इससे आपको 15 मार्क्स मिलेगा। पॉइंट नंबर 7, यूज ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक युक्ति का उपयोग पूर्णतः वर्जित है, अतः आप इसका उपयोग ना करें। सेक्शन फर्स्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन 1 to 70 है 4 ऑप्शंस, out of which only 1 is correct. You have to mark your selected options on OMR answer sheet. यानी आपको जो क्वेश्चंस आपको 1 से 70 क्वेश्चंस हैं इसके आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे और इस 4 ऑप्शंस में कोई इसका एक सही आंसर होगा और उस आंसर पर आपको यानी ब्लू या ब्लैक पेन के द्वारा OMR शीट पर उसे चिन्हित करना है। देन क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट, यानी क्वेश्चंस फर्स्ट में आपको कहा जा रहा है ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है। आप पहले ही सॉलिड स्टेट में इसके बारे में स्टडी किए हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को एक्चुअली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था और 4 पार्ट में यह एक कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप है। दैट मीन्स आपको ऑप्शंस चूज करना है, यह फर्स्ट ऑप्शन आयनिक, सेकंड सहसंयोजक, थर्ड आणविक और डी ऑप्शंस मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। यानी ग्रेफाइट में सहसंयोजक यह सहसंयोजक बॉन्ड पाया जाता है, इसके साथ साथ यह सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस है। क्वेश्चंस नंबर सेकंड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी इसमें परमाणुओं की कुल संख्या होती है। आपसे क्वेश्चंस किया जा रहा है पिंड केंद्रित, दैट मीन्स बॉडी केंद्रित। बॉडी केंद्रित का मतलब यानी बीसीसी में टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितना है इसके बारे में आपको बताना। 4 ऑप्शंस दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड दे रखा है, बी ऑप्शन थर्ड है, सी ऑप्शन फोर्थ एंड डी ऑप्शन यानी इसमें 12 मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू होगा आप पढ़े थे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट 1 होता है, बॉडी सेंटर में टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट 2 होता है, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट 4 होता है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विलयन के अनुशंख गुणधर्म का उदाहरण कौन सा है। यहां पर आपको कह रहा है
सॉल्यूशंस का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल ये चारों में से कौन है? फर्स्ट दे रखा है डेंसिटी, सेकेंड मास, थर्ड क्वथनांक का उन्नयन और डी ऑप्शन ताप। यानी हम सब जानते हैं विलयन का 4 अनुशंख गुणधर्म है। पहले को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। दूसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन। और लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रासरण दाब। दैट मीन्स यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जो इसको मैच कर रहा, अनुशंख गुणधर्म से मैच कर रहा है, क्वथनांक का उन्नयन। थर्ड क्वेश्चन का यानी राइट आंसर सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन को उत्पन्न करता है? दैट मीन्स किसका यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। प्रैक्टिकल यानी वैल्यू वेस्ट है। अगर आप इस चारों को चेक करें तो चारों में सबसे ज्यादा डिप्रेशन यानी आपको फ्रीजिंग पॉइंट का अगर वैल्यू देखें तो पोटेशियम सल्फेट का होता है। कंपटीशन एग्जाम में आया, फिर इंटरमीडिएट के एग्जाम में रिपीट किया गया। अच्छा क्वेश्चन है, पुनः इसके आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा जा रहा है मॉल्टेन दैट मीन्स द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन उसके इलेक्ट्रोलाइसिस से कैथोड पर क्या मुक्त होता है? हम सब जानते हैं जब सोडियम क्लोराइड से होकर के इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने पर वह यानी Na+ और Cl- में टूटेगा। और Na+ यानी जहां पर पॉजिटिव चार्ज, एक पर निगेटिव चार्ज है, तो हम सब जानते हैं कैथोड निगेटिव चार्ज कैरी करता है, एनोड पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। तो यहां पूछा जा रहा है कैथोड पर कौन मुक्त होगा, यानी सोडियम, हाइड्रोजन, सोडियम अमलगम, क्लोरीन। इसका राइट आंसर यानी कैथोड है, दैट मीन्स निगेटिव टर्मिनल है, तो निगेटिव पर अट्रैक्शन पॉजिटिव मीन्स सोडियम वहां पर जाकर के जमा होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बी ऑप्शन सोडियम। क्वेश्चन नंबर 6, एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.76 वोल्ट है तो इसका मानक अपकरण विभव क्या होगा, यह आपको फाइंड आउट करना है। यानी क्वेश्चंस में नोट करने वाली बात है, यहां इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव है और आपसे पूछा जा रहा अवकरण विभव मीन्स जो वैल्यू इसका पॉजिटिव में है वही वैल्यू इसका निगेटिव में आपको बतलाना है। तो आप आंसर चारों में सेलेक्ट करके देखें कहां ऐसा ऑप्शंस मैच कर रहा है जिसका वैल्यू नेगेटिव हो। तो ऑप्शंस ए नहीं मैच कर रहा है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.76 वोल्ट है। सेकेंड ऑप्शन 0.76 डिवाइडेड बाय 2 वोल्ट है। थर्ड ऑप्शन -0.76 वोल्ट है। दैट मीन्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, जाना पहचाना क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस केमिकल काइनेटिक्स का है, आप लोग इसके बारे में पहले से स्टडी कर चुके हैं। यानी टाइप्स ऑफ, सबसे पहले जब आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस बताए थे उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में भी आपसे डिस्कशंस किया गया था। तो उसमें पढ़े थे 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको जब स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन बताया गया था तो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन का ये क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। क्वेश्चंस में बात किया गया, यहाँ पर सुक्रोज दिया है, दैट मीन्स चीनी दिया है, C12H22O11 है और इसका हाइड्रोलाइसिस किया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड की उपस्थिति में जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, H+ है, H आयन है, यानी कोई भी एसिड H+ आयन देता है तो उसकी उपस्थिति में रिएक्शन को कराते हैं तो यह ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज का फॉर्मेशन करता है। और आपको बताए थे स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन में एक्चुअली 2 सब्सटेंस, 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करता है, लेकिन एक का अमाउंट इतना अधिक रहता है कि दूसरे के रिस्पेक्ट्स में एक अगर आप रिएक्शंस में जो चेंजिंग देखिएगा वह केवल और केवल एक अभिकारक, एक ही रिएक्टेंट के वजह से डिपेंड करता है। बिकॉज एक सब्सटेंस का अमाउंट इतना ज़्यादा है, अगर उसका थोड़ा सा मात्रा डिक्रीज हो जाए, अगर उसका थोड़ा सा मात्रा इंक्रीज हो जाए तो आपको रिएक्शंस पर उसके वजह से इफेक्ट पर आपको कोई पता नहीं चलने वाला है। इसलिए जिसका लेस अमाउंट्स रहता है उसमें अगर थोड़ा भी चेंजिंग हो, अगर उसका मात्रा थोड़ा भी बढ़ता घटता हो तो उसके वजह से रिएक्शन इफेक्टेड
होगा, दैट मीन्स इसका राइट आंसर होगा छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यह क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी है, यानी आंसर इसका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त किया जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन यानी सबसे पहले आपको यहां पर आपको रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का वेग दैट मींस dx/dt इज इक्वल्स टू k मल्टीप्लाइड बाय 8 यानी a टू द पावर 2 एंड b टू द पावर यहां पर 1 छुपा हुआ है। अतः जब हम लोग अभिक्रिया का ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करना रहता है, तो अभिक्रिया के कोटि को ज्ञात करते समय रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन, जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है उसके कंसंट्रेशन के कुल घातांक पदों का योग, उसी को हम लोग अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। दैट मीन्स a का पावर 2 है और b का पावर 1 छुपा हुआ है, तो a का पावर 2 एंड b का पावर 1 दोनों का सम करें तो 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3। दैट मीन्स 8 क्वेश्चंस का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी यह B3 आंसर, ये करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडियल कणों का गमन कहलाता है। यानी आप इस चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री में इसके बारे में आपने स्टडी किए थे कि यानी इसमें कहा जा रहा इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कोलाइडियल पार्टिकल्स है उस कोलाइडियल पार्टिकल्स का मोशन वह किसके नाम से जाना जाता है, वैद्युत कण संचरण। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी, बिकॉज आपको बताए थे टिंडल प्रभाव या टिंडल यानी प्रकाश से रिलेटेड है। पायस आपको ये अलग टॉपिक इसमें आपको बताए थे, इमल्सन या पायस के बारे में बताए थे। अपोहन ये अलग प्रॉपर्टी है। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कोलाइडियल कण यानी कोलाइडियल पार्टिकल्स का जो मोशन होता है वह मोशन वैद्युत कण संचरण के नाम से जाना जाता है। मींस क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे मेटल का एक्सट्रैक्शन फायदेमंद हो, फायदेमंद दैट मीन्स बेनिफिशियल हो, कम कॉस्ट में होता हो और कम कॉस्ट के साथ साथ यह इकोनॉमिकली होने के साथ साथ इजी वे में इससे प्राप्त किया जाता हो। तो आपको बताए थे इसका राइट आंसर एस ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन होगा ए, बिकॉज इससे अयस्कों से धातु का शुद्धिकरण कम खर्च में तथा आसानी से किया जाता है। और ये खनिज यानी अयस्क एक प्रकार का खनिज है, लेकिन इसमें यानी जो गैंग पार्टिकल्स रहता है इसका उपस्थिति कम है, इसलिए कम खर्च में सहूलियत से इसका एक्सट्रैक्शन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यह इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु कौन सा धातु होगा। आपको क्रोमियम के बारे में बताए थे, यहाँ पर कॉपर है, यहाँ पर एल्यूमिनियम दिया गया, तो और लास्ट यहाँ पर सिल्वर। साइनाइड विधि का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सिल्वर जैसे धातु को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सिल्वर मेटल होगा, सिल्वर धातु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। पहले से ही आपको बताए थे, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोर टाइम एग्जाम में पूछा जा चुका है, फिर इसका पूछने का पूर्ण संभावना है, इसलिए इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ें और सही से आंसर करें। ये हमेशा याद रखें, आपको पहले ही बताया गया कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअली किस कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो हाइड्रोजन, यदि हाइड्रोजन मेटल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, यदि हाइड्रोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो इस कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। बट यहाँ पर आप देखें, हर एक ऑप्शंस में देखें तो हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन है, तो हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन होने के कारण नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है और ज़्यादा होने की वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा।
सेकेंड ऑप्शन H2O, H2O मीन्स वाटर, वाटर में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पाए जाने के वजह से इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ऑप्शन नंबर डी, ये F यानी F दैट मीन्स फ्लोरीन, पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का अगर बात किया जाए तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। यदि फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ अगर बॉन्ड बनाता हो तो यह बहुत ही मजबूत बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, दैट मीन्स इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। लेकिन अगर अपन बात करें HCl का, तो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड में कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पर क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सभी एलिमेंट के रिस्पेक्ट्स में कम है और यह कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यह आंसर इनकरेक्ट है, दैट मीन्स इसी में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 आपको इसमें पूछा जा रहा है सल्फर S8 यानी इस मॉलिक्यूल्स में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। यह कंपाउंड के फॉर्म में नहीं है, दैट मीन्स यह मॉलिक्यूलर के फॉर्म में यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, और यह फ्री स्टेट यानी आप देख रहे हैं यह जो मॉलिक्यूल्स है फ्री स्टेट में, दैट मीन्स कंपाउंड में नहीं इन्वॉल्व है, इसका ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होगा। यानी ऑप्शन नंबर 13 इसका सही आंसर डी दिया है, 0 वैल्यू इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट है 14, निम्नलिखित यौगिकों में सबसे प्रबल अम्ल कौन है। कौन ऐसा, यानी इतना जो 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, इस चारों ऑप्शन में से कौन सही इसका आंसर होगा। आप जानते हैं अगर हेलोजन फैमिली में अगर ऊपर से नीचे आए तो सबसे ऊपर में फ्लोरीन, आफ्टर देन क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन होता है। When we move from top to bottom in periodic table, then the atomic size will be यानी increases। अगर ऊपर से नीचे की ओर आए तो ऊपर से नीचे की ओर आने पर इसका एटॉमिक साइज बढ़ता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी टेंडेंसी वह डिक्रीज करता है। मीन्स यहाँ पर सबसे बड़ा आकार आयोडीन का होगा, यानी सबसे छोटा आकार फ्लोरीन का होगा। तो फ्लोरीन इसके साथ या स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है या आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता है, और आयोडीन का आकार सबसे बड़ा होने के कारण यह आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। और हम सब जानते हैं यानी अम्ल एसिड एक वैसा सब्सटेंस है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करे, दैट मीन्स इस कंडीशन में आयोडीन यानी हाइड्रोजन आयोडाइड इजिली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसलिए यह सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। ऑप्शंस नंबर इसका सही आंसर डी है। क्वेश्चंस नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चंस नंबर 15, इसमें आपको गोताखोर में यानी गोताखोरी जो समुद्र में जो तैराक यानी जाता है वह श्वसन हेतु किस यंत्र का माने जो यंत्र ले जाता है उस यंत्र में किस गैस के मिश्रण का उपयोग करता है। आप याद रखें इसमें ऑक्सीजन सब में आपको ऑप्शन दे रखा है, इसके साथ साथ ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का भी यूज किया जाता है, और नाइट्रोजन के साथ एक ही ऑप्शन अतिरिक्त याद रखना है आपको, इसका हीलियम यानी हीलियम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर गोताखोरी श्वसन हेतु अपने यंत्र में इस्तेमाल इसका करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी यह जब आपको ये क्वेश्चंस डिस्कशंस किए थे, जब हेनरी का नियम आपको बताए थे कि हेनरी का नियम का एक्चुअली यूज कहाँ किया जाता है, तो उसी समय आपको एक्सप्लेन किया गया था कि हेनरी के नियम का उपयोग गोताखोर यानी इसके साथ साथ पर्वतारोही जो सिलेंडर यूज करते हैं उस सिलेंडर में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो गैसीय मिक्सचर्स होगा हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होगा। क्वेश्चन नंबर 16, इस 16 क्वेश्चंस में कहता है संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत किस में इसको स्थान दिया गया। दैट मीन्स ट्रांजिशन एलिमेंट को कहाँ स्थान दिया गया है। हम सब जानते हैं आवर्त सारणी का जो यानी इस साइड का भाग है लेफ्ट पोर्शन, इस लेफ्ट पोर्शन में अगर बात करें तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और एस ब्लॉक में दो ग्रुप है और दोनों ग्रुप में एस ब्लॉक के तत्व रहते हैं, और राइट साइड में पी ब्लॉक का एलिमेंट्स रहता है, और डी ब्लॉक जो बीच में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच आता है
इसको डी ब्लॉक के नाम से जाना जाता है और डी ब्लॉक को ही हम लोग संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। यानी इसको आवर्त सारणी दैट मीन्स एस ब्लॉक में नहीं रखा गया, पी ब्लॉक में नहीं रखा गया, डी ब्लॉक में रखा गया है, क्योंकि एफ ब्लॉक इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जाना जाता है और यह आवर्त सारणी के सबसे नीचे है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 16 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण तत्वों के श्रेणी का सदस्य नहीं है? दैट मीन्स कौन ऐसा एलिमेंट, आप देख लें इस चारों ऑप्शंस में कौन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। आपको हम बताए थे जब क्वेश्चन नंबर 17 का स्टडी, यानी जब आपको आवर्त सारणी बता रहे थे, आवर्त सारणी के समय जब ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया था, तो आपको बताए थे एस्केंडियम, यानी एस्केंडियम से लेकर के जिंक की ओर अगर मूव करते हैं, आपको इसका शॉर्ट टेक भी बताए थे, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों झगड़ती हो। तो उसमें यानी 21 से लेकर के जब 30 की ओर मूव करते हैं तो आप देखिएगा उसमें क्रोमियम मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगा, मैग्नीज मिल जाएगा, बट ये मैग्नीशियम आपको नहीं मिलेगा बिकॉज मैग्नीशियम एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है और ग्रुप नंबर 2 में इसको स्थान दिया गया। तो यह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यानी नंबर सी। इट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, लेंथेनाइट संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है? यानी 4 ऑप्शंस दिया गया, कौन इसको मैच करता है? फर्स्ट ऑप्शंस में दे रखा जिरकोनियम तथा यटरबियम का त्रिज्या समान है, यही इसका राइट आंसर है। हम आपको बताए थे कि यानी जैसे जैसे लेंथेनाइट संकुचन में बताए थे एक्चुअली होता क्या है, जब हम लोग एस्केंडियम से यानी जिंक की ओर मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ने के वजह यानी बढ़ने के अलावा यहाँ अगर देखा जाए तो धीरे धीरे एटॉमिक साइज इसका डिक्रीज करता है। बिकॉज अगर हम लोग एफ ब्लॉक में अगर बात करें एफ ब्लॉक और इसके साथ साथ डी ब्लॉक, यहाँ पर लेंथेनाइट है तो डी ब्लॉक का यानी सबसे पहले लेंथेनाइट सीरीज में जाएं तो लेंथेनाइट श्रेणी में जैसे जैसे हम लोग बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो बाएं से दाएं की ओर जाने के बाद इसका जैसे जैसे एफ यानी अगर आप देखें तो एफ ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के साथ साथ नाभिकीय आवेश का मान भी बढ़ता है और नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने के कारण वह डी ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है और इलेक्ट्रॉन को यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के करीब आने के वजह से जैसे जैसे करीब आता है उसका आकार सिकुड़ता जाता है और सिकुड़ने के कारण इसे लेंथेनाइट संकुचन के नाम से जानते हैं। तो जिरकोनियम और यटरबियम की लगभग त्रिज्या समान है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट यह राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है? जितना सारा आपको एलिमेंट्स दिया गया सभी आप देख लीजिए तो संक्रमण ही मेटल है, सभी संक्रमण धातु है, सभी ट्रांजिशन एलिमेंट सभी आयन के फॉर्म में आपको दिखाया गया। आपको चूज करना इसमें से कौन डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। यदि आपको डायमैग्नेटिक नेचर का पहचान करना है तो डायमैग्नेटिक नेचर को पहचानने के लिए आप एक क्या करें, सबका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखें और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद देखें कि कौन सा यहाँ पर जो एलिमेंट दिया गया जो आयन के फॉर्म में है तो किसके डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होगा वही प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा। अर्थात अगर कोबाल्ट का देखिएगा तो डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित रहता है, दैट मीन्स यह अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। इसका भी कॉपर का बात करें तो डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, यह भी अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। निकेल का अगर देखें तो डी ऑर्बिटल में इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसका मतलब यह भी अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। बट अगर बात करें जिंक का तो जिंक यानी यह खुद 30 पर आता है और 30 पर आने के बाद यहाँ 2+ चार्ज होने के वजह से इसका यानी एटॉमिक नंबर हो जाएगा 28 और 28 इसका अगर एटॉमिक अगर नंबर 28 हुआ तो आप देखें तो इसके डी ऑर्बिटल में यानी कंप्लीट इलेक्ट्रॉन फुलफिल रहता है। इलेक्ट्रॉन फुलफिल होने के कारण इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा नहीं, इसलिए यह प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।
क्वेश्चंस नंबर 20 में जो आपसे बात किया जा रहा है, जो डिस्कशंस किया जा रहा है, जटिल आयन यानी यह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चंस है। इसमें कहता है इसका संरचना स्क्वायर प्लेनर है, वर्ग समतलीय है। तो उस जटिल आयन में कॉपर Cu2+ का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यानी अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो सबसे पहले वेस्पर थ्योरी का इस्तेमाल करके ग्राउंड स्टेट में देखें कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का क्या होगा, फिर एक्साइटेड स्टेट में ले जाएं, यानी एक्साइटेड स्टेट दैट मीन्स यहाँ पर ये लिगेंड जो है यह आपको न्यूट्रल लिगेंड है और न्यूट्रल लिगेंड में इस पर चार्ज यानी शून्य होता है। तो दैट मीन्स कॉपर का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे या ऑक्सीडेशन नंबर इसका +2 होगा। तो कॉपर यानी इसका परमाणु संख्या 29 है, एक्साइटेड स्टेट में 27 होगा। उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करें और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस निकालने के बाद आप देखिए कि यानी कॉपर का कौन कौन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो उसमें मालूम पड़ेगा कि इसमें एक डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा और 2 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। दैट मीन्स इसका राइट आंसर यानी सी ऑप्शन DsP2 होगा, क्योंकि इसमें 2 प्रोबेबिलिटी रहता है। जैसे यहाँ sp3d2 है और कहीं कहीं पर देखिएगा d2sp3 रहता है। जब कोई भी परमाणु अपने आंतरिक यानी डी कक्षा यानी आंतरिक डी ऑर्बिटल का कक्षक का अगर उपयोग करता है तो अगर इनर डी ऑर्बिटल का यूज करे तो उस कंडीशन में D2sp3 होगा। लेकिन जब वह बाह्यतम कक्षा वाले डी ऑर्बिटल का यूज करता है तो sp3d2 का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर देखिए ये आंतरिक कक्षा वाला डी ऑर्बिटल का यूज कर रहा है, इसलिए D2sp2 प्रसंकरण यानी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन का यह फॉर्मेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको पूछा जा रहा प्लेटिनम Pt, उसके बाद C2H4 यानी इथीन Cl3 माइनस काउंटराइन माइनस में प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। ऐसा क्वेश्चंस खूब एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा सकता है, इसके साथ साथ इसमें इसका कलर कैसा होगा ये आपको पूछा जा सकता है। कलर के साथ साथ में यहाँ पर आपको प्लेटिनम यानी इसका ऑक्सीकरण संख्या जैसे अभी पूछा गया यह आपको फाइंड आउट करके बताना है। तो इसमें आपको देखिए एक्चुअली प्लेटिनम जिसका ऑक्सीकरण संख्या हमको फाइंड आउट करना रहता है उसको हम लोग उसका वैल्यू x रख देते हैं। x रखने के बाद यहाँ पर जो इथीन दिया गया इसका इथीन का जो लिगेंसी यानी अगर इसका देखें तो इस पर चार्ज उपस्थित -2 होता है और क्लोरीन इस पर चार्ज -1 बट 3 क्लोरीन होने के वजह से चार्ज -3 इज टू -1। अगर आप यहाँ 3 और 2 यानी -5 को अपोजिट साइड में लाएं तो +5 और +5 में से -1 जाएगा, +4 हो जाएगा। इस चारों ऑप्शंस में से आप चूज करके देखें कहां पर +4 ऑप्शन है। दैट मीन्स 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा जा रहा है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का IUPAC नाम क्या होगा। सेकेंडरी है, सेकेंडरी का मतलब क्या, यानी सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड यानी क्लोरीन एटम उस कार्बन से जुड़ा हुआ हो जिस कार्बन के 2 साइड से रेडिकल जुड़ा हुआ हो तो उसको हम लोग सेकेंडरी कहते हैं। अगर 3 साइड से क्लोरीन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसके 3 साइड से अगर रेडिकल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसको टर्शियरी रेडिकल कहा जाता है, उसको टर्शियरी यानी कंपाउंड के नाम से जानते हैं। तो आपको कहा जा रहा है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का IUPAC नाम क्या है। अगर इस तरह से आप देखें ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन लेने के बाद यानी इसमें आपको करना है सेकेंडरी ब्यूटाइल बनाना है। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल के लिए क्लोरीन के बाद जो कार्बन एटम है उस कार्बन के 2 साइड से रेडिकल दें, 2 साइड से रेडिकल यानी एक साइड CH3 तो दूसरा साइड आप ले सकते हैं C2H5। उसके अकॉर्डिंग जब आप संरचना बनाएंगे तो इसका आंसर 2-क्लोरोब्यूटेन यही सही आंसर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर 2-क्लोरोब्यूटेन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में डिफरेंशिएट किया जाता है। यह पहले ही आपको बताएं जब चैप्टर पढ़ा रहे थे अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर, तो अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर में बताया गया था कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल, दैट मीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को एक दूसरे से अगर डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट करने के लिए लुकास रिएजेंट का यूज किया जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर कई ऑप्शंस में लुकास रिएजेंट नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑक्सीडेशन यानी मेथड दिया, सेकेंड आपको दिया है लुकास रिएजेंट मेथड, थर्ड विक्ट मेयर मेथड और लास्ट यानी उपर्युक्त सभी। यह एक ही ऐसा रिएजेंट है जो तीनों को डिफरेंशिएट करता है। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है, यानी चिकित्सालय के क्षेत्र में कौन ऐसा कंपाउंड है जिसका उपयोग बेहोशी के लिए किया जाता है, यानी आपको चूज करना है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर क्लोरोफॉर्म, पहले चिकित्सालय के क्षेत्र में क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता था, बट यह क्लोरोफॉर्म थोड़ा हार्मफुल नेचर का था। हार्मफुल नेचर के होने के वजह से कभी कभी अगर इसका थोड़ा सा डोज अधिक पड़ गया तो यानी जो पेशेंट वह कोमा में भी यानी मूर्छित अवस्था में भी चला जाता था, और मूर्छित होने के साथ साथ अगर उससे भी ज़्यादा डोज अगर पड़ गया तो मृत्यु तक भी हो जाता था, जिसके वजह से इसको अवॉइड किया गया। फिर ईथर का इस्तेमाल होने लगा। अब तो इसके जगह पर निश्चेतक के लिए हम लोग हिप्टेनोइक इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्लोरोफॉर्म ऑप्शन नंबर ए 24 का राइट आंसर है। इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से निम्नलिखित में क्या प्राप्त होगा। हम लोग जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद निम्नलिखित में कौन कंपाउंड प्राप्त होगा, यानी आप गर्म करिए, कैल्शियम एसीटेट है, एसीटेट का मतलब CH3COO N और CH3COO और यहाँ कैल्शियम है तो Ca लगाएंगे। अगर सोडियम रहता Na लगाते, और इसको अगर हिट करेंगे तो हिट करने के बाद एसीटोन का फॉर्मेशन होता है। ये लैब से यानी आया हुआ क्वेश्चंस और लैब में एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, यानी जब कैल्शियम एसीटेट को आप हिट करिएगा तो यह एसीटोन का फॉर्मेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 26, अल्कोहल में कौन रहता है, दैट मीन्स अल्कोहल में कौन उपस्थित रहता है। आपको चूज करना है अल्कोहल, यह इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वह फंक्शन ग्रुप कौन सा होगा। जब हम आपको सीनियरिटी टेबल क्लास में डिस्कशंस कराए थे तो आपको बताए थे कि उसके रिएक्टिविटी के आधार पर सीनियरिटी टेबल को तैयार किया गया। जो सबसे टॉप पोजीशन पर था उसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसी अगर सीनियरिटी टेबल का 11 नंबर फंक्शन ग्रुप को देखें तो 11 नंबर पर आपको हाइड्रोक्सिल समूह यानी दैट मीन्स अल्कोहल फंक्शन ग्रुप उपस्थित रहता है। तो यहाँ पर अल्कोहल में कौन उपस्थित रहता है, इसका OH यही मूलक इसमें उपस्थित रहता है। 11 नंबर पर यह सीनियरिटी टेबल में इसका पोजीशन है। इसका यूपीएससी नाम एल्केनॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आफ्टर देन क्वेश्चन नंबर 27 का बात करें, निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड कीटोन में डिफरेंशिएट करता है, कौन बतलाता है कि भाई एल्डिहाइड है ये और ये कीटोन है, कौन इसमें से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको चारों ऑप्शंस में चूज करना है। एक्चुअली यानी टोलेन अभिकर्मक, टोलेन जो टेस्ट होता है, टोलेन टेस्ट से आपको पता चलेगा कि एल्डिहाइड और कीटोन यानी किसमें एल्डिहाइड उपस्थित है और किसमें कीटोन उपस्थित है। तो इसमें आप देखें टोलेन टेस्ट कहीं ऑप्शन है तो वही इसका सही आंसर होगा, अदरवाइज ऑप्शन फेलिंग नहीं देता है, कॉस्टिक सोडा नहीं देता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये दोनों में डिफरेंशिएट नहीं करता है। लेकिन इसमें एक ऑप्शन ऐसा भी दे रखा है इनमें से कोई नहीं, यानी टोलेन टेस्ट तो आपका ऑप्शन नहीं है, बट ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको पूछा जा रहा है प्राइमरी एमीन का
क्रियाशील मूलक निम्नलिखित में से कौन होगा? यानी जितना सारा ऑप्शंस आपको बताया गया इसमें प्राइमरी क्रियाशील मूलक कौन होगा? अमोनिया NH2, यानी सबसे पहले अगर एमाइन ग्रुप, अगर अमोनिया का सूत्र NH3 में एक हाइड्रोजन को हटाएं और एक साइड से अगर रेडिकल लगता हो तो उसको 1 डिग्री एमाइन कहते हैं। एक और हाइड्रोजन को हटा दें यानी केवल NH रह जाए तो इसको हम लोग 2 डिग्री एमाइन या सेकेंडरी एमाइन या द्वितीयक एमाइन के नाम से जानते हैं। अगर यहाँ से सभी हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके तीनों साइड से रेडिकल ग्रुप को लगा दें तो इसको हम लोग 3 डिग्री या टर्शियरी या इसको तृतीयक एमाइन के नाम से जानते हैं। मीन्स यहाँ पर प्राइमरी एमाइन दिया है, NH3 में एक हाइड्रोजन को हटा करके वहाँ से रेडिकल ग्रुप को लगाते हैं। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 28 का यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन मौजूद है NH2, एक हाइड्रोजन हटाया गया और एक साइड से रेडिकल लगाया गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा प्राइमरी एमाइन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 क्वेश्चंस में आपसे डिस्कस किया जा रहा है तनु एवं अल्प क्षारीय जब पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के घोल को यानी मिश्रित करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? यानी यहाँ पर क्वेश्चन है डाइल्यूट एवं अल्प क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के घोल को कहा जाता है, इसको कहा जाता है वेयर रिएजेंट। अब ऑप्शंस देखें वेयर रिएजेंट कहाँ पर मौजूद है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब डाइल्यूट और लेस यानी बेसिक पोटेशियम परमैंगनेट ये दोनों से अगर सॉल्यूशंस को तैयार करें तो सॉल्यूशंस के घोल को किस नाम से जाना जाता है? वेयर अभिकर्मक, यानी फर्स्ट ऑप्शन फेंटन अभिकर्मक नहीं होगा, लुकास अभिकर्मक नहीं होगा, टॉलेन अभिकर्मक, ये टॉलेन मिस्टेक से है, यहाँ पर टॉलेन का यानी टॉलेन अभिकर्मक होगा, और सी ऑप्शन वेयर अभिकर्मक, यानी क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें क्वेश्चन नंबर 30 में आपको पूछा जा रहा है जब फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबाला जाता है तो यह क्या चीज का फॉर्मेशन करता है? फिनॉल का मतलब बेंजीन रिंग, और बेंजीन के ऊपर में एक हाइड्रोक्सिल समूह दैट मीन्स अल्कोहल समूह, अगर अल्कोहल को लगा दें तो उसी का नाम फिनॉल हुआ। और फिनॉल को जिंक के साथ, जिंक डस्ट के साथ क्या करें? गर्म करें तो यह किसका फॉर्मेशन करेगा? यह जिंक फिनॉक्साइड का निर्माण करता है। बिकॉज यहाँ पर जब फिनॉल को रिएक्शन कराएं जिंक के साथ तो जिंक के साथ रिएक्शन कराने के बाद यानी O के साथ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण यह इस मेटल के साथ जुड़ता है और यह जिंक फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन करता है। मींस क्वेश्चन 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 31, कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक होता है। आपसे पूछा जा रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियाशील मूलक कौन होगा? यहाँ फर्स्ट ऑप्शन यानी दे रखा CHO एल्डिहाइड जो सीनियरिटी टेबल में 9th पोजीशन पर है, तो यह तो होगा नहीं। सबसे ऊपर आपको अभी डिस्कशन किए कि कार्बोक्सिलिक एसिड को पूरे सीनियरिटी टेबल में सबसे टॉप पोजीशन पर रखा गया, दैट मीन्स यह एल्डिहाइड है, यह ऑप्शन रॉन्ग है। CO कीटोन है, यह ऑप्शन भी रॉन्ग है, यह 10 नंबर पर आता है। फर्स्ट पोजीशन पर यानी कार्बोक्सिलिक एसिड COOH आता है, दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक अम्ल का यानी जो क्रियाशील समूह होगा वह सही आंसर ऑप्शन सी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर COOH राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, एक कार्बनिक यौगिक को एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन से कराया जाता है तो इसमें फदफदाहट जैसा आवाज आता है। यह कौन सा यौगिक है जो फदफदाहट जैसा आवाज यानी देता हो? यह भी एक्सपेरिमेंट पर आधारित है। अगर आप एल्केन को इसके साथ यानी रिएक्शन कराएं तो इसमें फदफदाहट का आवाज नहीं आएगा, एल्कीन को कराएं फदफदाहट का आवाज नहीं देगा, लेकिन जब एसिटिक एसिड को अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया कराएं तो इसमें फदफदाहट का आवाज आता है। दैट मीन्स 32 का राइट आंसर एसिटिक एसिड ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है।
इसमें आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 33, एस्टर को निम्नलिखित में किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है। तो एस्टर यानी COOR और एक साइड से रेडिकल ग्रुप। अब आप ऐसा ऑप्शन चूज करें कि जिसमें एक कार्बन हो, 2 ऑक्सीजन हो और 2 रेडिकल ग्रुप हो। ऐसा ऑप्शन, इसमें एक कार्बन एक ऑक्सीजन, इनकरेक्ट। यहाँ पर एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यह भी इनकरेक्ट। अगर यहाँ पर देखें RCHO, यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप, यह भी इनकरेक्ट। RCOOR यह एस्टर का यानी सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 33 का क्वेश्चन यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी यह सही आंसर है। एस्टर का सूत्र RCOOR होगा। नाइट्रोएल्केन के अवकरण से बनता है। जब नाइट्रोएल्केन का अगर हम रिडक्शन अलग अलग कैटालिस्ट की उपस्थिति में कराते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें उस प्रकार का एमीन प्राप्त होता है। लेकिन जब नाइट्रोएल्केन का अवकरण कराते हैं तो इसके अवकरण कराने के फलस्वरूप यह आप रिडक्शन करने के बाद यह एन एल्काइल यानी हाइड्रोक्सी यानी एमीन का फॉर्मेशन करता है। तो इसका सही आंसर सेकेंडरी एमीन होगा। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन है। क्वेश्चन 35, इसमें कह रहा है डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म उपस्थित होता है। यानी अब आप इसका ऑप्शंस देखें, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत करें। यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आपको दे रखा है कि आप इजीली दोनों यानी दोनों ये जितना ऑप्शंस है आप रॉन्ग अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करें। खुद यह क्वेश्चन आसान लगेगा बिकॉज यहाँ पर आप जानते हैं डीएनए और आरएनए में यूरासिल क्षार उपस्थित होता है बट डीएनए में थाइमिन क्षार उपस्थित होता है। अर्थात डीएनए और आरएनए में यानी यूरासिल और थाइमिन दोनों एक जैसे थाइमिन है तो थाइमिन को केवल उपस्थित कहाँ होना चाहिए, डीएनए में, और यूरासिल है तो उसको केवल कहाँ होना चाहिए, आरएनए में। लेकिन अब देखिए कहता कॉमन में यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में यूरासिल दे दिया तो यह ऑप्शन तो रॉन्ग आंसर होगा। दोनों में तो यह कॉमन हो ही नहीं सकता। यानी अलग अलग प्रकार के विटामिन की आवश्यकता है। अगर विटामिन यानी आपको जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन है। यह हमको अलग अलग प्रकार के फूड से अलग अलग स्रोत से प्राप्त होता है। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 36 इसका राइट आंसर होगा विटामिन यानी विटामिन। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन 36 का उपयुक्त आंसर होगा। क्वेश्चन 37 में निम्नलिखित में किस बहुलक में एमाइड बंध उपस्थित होता है। एमाइड बॉन्ड का मतलब C डबल बॉन्ड O और उसमें NH2 ग्रुप उपस्थित होना चाहिए। मींस एमाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड रेडिकल यानी उसके बाद यहाँ पर सिंगल बॉन्ड NH2। अब आपको खोजना है किसमें। अब देखिए नाइलॉन 66 यह एक पॉलीएमाइड है। पॉलीएमाइड दैट मीन्स इसमें एमाइड बॉन्ड उपस्थित होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर है नाइलॉन 6,6। बिकॉज जब एडिपिक एसिड को हेक्सामिथाइलिन डायमाइन के साथ इसका पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो पॉलीमराइजेशन के फलस्वरूप नाइलॉन 6,6 का फॉर्मेशन होता है जिसमें यानी एडिपिक एसिड का C डबल बॉन्ड O और इसके बाद एमाइन यानी हेक्सामिथाइलिन डायमाइन का NH ग्रुप दोनों मिलकर के आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। दैट मीन्स नाइलॉन 6,6 इसका ऑप्शन यानी उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 37 आंसर इसका ए होगा। क्वेश्चन 38 ऑर्लोन एक पॉलीमर है, किसका है, टेट्राफ्लोरोइथेन का, एक्रिलोनाइट्राइल का, इथेनोइक अम्ल का, बेंजीन का। यह तो भाई यानी यह पॉलीमर है ही नहीं, यह भी पॉलीमर है ही नहीं। अगर ये दोनों का बात करें एक्रिलोनाइट्राइल यानी साइनाइड ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड N यानी यह एक्रिलोनाइट्राइल जो है यही ऑर्लोन का उपयुक्त आंसर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। मींस कौन यानी स्वीटनर है, स्वीटनर कृत्रिम सिंथेटिक स्वीटनर कौन सा होगा।
सैक्रीन, सैक्रीन का इस्तेमाल, जैसे आप आइसक्रीम या बर्फ, अगर जहाँ बर्फ का फैक्ट्री है उसमें आप देखिएगा मधुरक के रूप में चीनी यानी शुगर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसमें आप देखिएगा सैक्रीन का टैबलेट डाल करके उस पूरे सॉल्यूशंस को स्वीट यानी मीठा बनाया जाता है। तो अर्थात 39 का उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर ए सैक्रीन, सैक्रीन का इस्तेमाल कृत्रिम मधुरक के रूप में किया जाता है, यह इसका उपयुक्त आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर 40, निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार को कम करता है? बुखार दैट मीन्स टेम्परेचर को डिक्रीज करता है। ऑप्शंस देख लें, समझ में आएगा। यहाँ पर एनाल्जेसिक दिया, एनाल्जेसिक, यह एक प्रकार का पीड़ाहारी है, यह आपको दुख से राहत देता है, दर्द से, तकलीफ से आपको दूर करता है, इसको एनाल्जेसिक कहते हैं। तो यह बुखार में नहीं। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन दिया एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीव से सूक्ष्म जीव को नष्ट करने के लिए बनाया जाता है, यह भी इसका ऑप्शन सही नहीं। एंटीपायरेटिक, पायरेटिक जो तापमान को क्या करता हो, कम करता हो, दैट मीन्स तापमान को रिमूव करता हो, एंटीपायरेटिक इसका सही आंसर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 41 में कहा गया निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? द्वितीयक सेल का मतलब वैसा सेल जो रिचार्जेबल हो, बार बार आप उसको रिचार्ज करके उसको फिर से यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी का अगर बात करें तो आप इसको आप जितना बार चार्ज करिएगा, चार्ज करने के बाद जितना बार बैटरी जैसे डिस्चार्ज होता है फिर से आप चार्ज करके इसको रीयूज में ला सकते हो। अतः इसमें द्वितीयक सेल यानी लेड स्टोरेज बैटरी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 42, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, कैसी होती है? ऑप्शन फर्स्ट देख दिया है ऊष्मा शोषी, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, उस अधिशोषण है। अवशोषण में यानी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, हीट एनर्जी अवशोषित किया जाता है तो वह ऊष्मा शोषी कहलाता है। लेकिन अगर यहाँ का बात करें हम लोग तो यह एक ऊष्मा क्षेपी है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन पृष्ठीय घटना, बिल्कुल सही, यह सरफेस केमिस्ट्री से बिलोंग करता है और सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर आपको पहले ही बताए थे, पृष्ठ से रिलेटेड होने वाली फिनोमिनन को पूरा एक्सप्लेन करता हो। मीन्स यहाँ अधिशोषण दे रहा, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है तो किस कैसी होती है? पृष्ठीय फिनोमिनन, यह एक यानी जो फिनोमिनन है सरफेस पर होने वाली घटना है। तो क्वेश्चन नंबर 42 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन 43 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है? चूज करना है भाई। सब यहाँ पर देखिए COOH यानी एसिटिक एसिड दिया है, उसके बाद यहाँ पर क्लोरीन है और उसके बाद CH2COOH मीन्स यहाँ पर एसिटिक एसिड के साथ एक क्लोरीन ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। यहाँ देखें CHOOH और यहाँ पर Cl3, फिर उसके बाद CCOOH मीन्स एक कार्बन के 3 साइड से क्लोरीन है और 3 साइड से क्लोरीन होने के बाद यहाँ कार्बोक्सिलिक समूह भी उपस्थित है। अर्थात कार्बोक्सिलिक समूह के अगर तीनों साइड से क्लोरीन अगर एटम मौजूद है तो दैट मीन्स ये सभी क्लोरीन एटम, आप जानते हैं क्लोरीन जो है यह माइनस आई इफेक्ट को शो करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है? खींचता है। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यह खुद एसिड है तो इस कार्बन पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अब जैसे जैसे अधिक, यानी कहने का मतलब आपको कह रहा प्रबल अम्ल कौन होगा, यानी प्रबल अम्ल दैट मीन्स कौन इजिली इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, बिकॉज ये फर्स्ट ऑप्शन में एक भी क्लोरीन उपस्थित नहीं, सेकेंड ऑप्शन में एक क्लोरीन है, तो यानी यहाँ थर्ड ऑप्शन देखा जाए तो 2 क्लोरीन और यहाँ पर इस कार्बन के तीनों साइड से क्लोरीन और एक साइड से कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है। दैट मीन्स यह एक स्ट्रॉन्ग एसिड का वर्क करेगा, यानी ऑप्शन डी 43 क्वेश्चंस का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में टर्शियरी एमीन कौन है? कौन एमीन यानी टर्शियरी दैट मीन्स 3 डिग्री, या फिर आप इसको कह सकते हैं
टर्शियरी का ही नाम है, इसी को हम लोग तृतीयक के नाम से जानते हैं। मीन्स एक नाइट्रोजन एटम के 3 साइड से रेडिकल ग्रुप जिसमें मौजूद होगा, यही उसका सही आंसर होगा। यहाँ देखिए एक नाइट्रोजन है और एक साइड से ही रेडिकल उपस्थित है, मीन्स यह प्राइमरी एमाइन एरोमेटिक एमाइन है। सेकेंड का बात करें 2 साइड से है या 2 डिग्री एमाइन है। अगर इसका बात करें तो तीनों साइड से रेडिकल मौजूद है, मीन्स ऑप्शंस नंबर यहाँ पर जो सी दिया है यह सी ऑप्शंस इसका 44 क्वेश्चंस का राइट आंसर होगा। अगर यहाँ देखें तो नाइट्रोजन के ऊपर में हाइड्रोजन है लेकिन रेडिकल इसमें 2 ही साइड से है, तो यह ऑप्शन इनकरेक्ट है। दैट मीन्स 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 45, अभी प्रीवियस टाइम ये क्वेश्चन में यानी डिस्कशन हुआ था कि आरएनए और डीएनए में कौन कॉमन है, तो उसी टाइम हम आपको ये बताए थे कि आरएनए में पाए जाने वाला प्यूरिन भस्म कौन सा है, यानी ग्वेनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, यूरासिल है। आप जानते हैं आरएनए में यूरासिल क्षार उपस्थित होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 45 का उपयुक्त आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन, नियोप्रीन सभी है, क्या है? सहबहुलक यानी होमोपॉलीमर है। दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमर है। तीसरा यहाँ पर दिया है यानी इसको को, सबसे पहले देखिए सहबहुलक कोपॉलीमर और इसका मतलब है होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर यह एकलक दैट मीन्स मोनोमर। अब आपको सोचना है टेफ्लॉन, आप जानते हैं टेफ्लॉन यानी आपको पूछा जा रहा है ये सभी क्या हैं, यानी सहबहुलक हैं या समबहुलक हैं या संघनन बहुलक हैं या एकलक हैं। अब आपको सोचना, देखिए टेफ्लॉन यानी इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और इसमें 4 फ्लोरीन ग्रुप, दैट मीन्स इसको हम लोग टेट्राफ्लोरोइथेन के नाम से भी जानते हैं। और पॉलीस्टाइरीन यानी कहने का मतलब टेफ्लॉन में एक ही प्रकार के एकलक से इसका भी निर्माण हुआ। पॉलीस्टाइरीन में भी यानी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड उसके साथ एक बेंजीन ग्रुप रहे तो नाम होता है पॉलीस्टाइरीन और इसी का एन टाइम रिपीटेशन किया गया। दैट मीन्स यह सभी का जो फॉर्मेशन होता है एक ही प्रकार के मोनोमर से होता है और एक ही प्रकार के मोनोमर से फॉर्मेशन होने के कारण इसे हम लोग समबहुलक के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स इसे हम लोग कहते हैं होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 में कहता दर्द निवारक की दवाइयां कहलाती है, एनाल्जेसिक के नाम से जाना जाता है। अब आपको देखना है इस दर्द निवारक की दवाइयां क्या कहलाती है, दर्दनाशक या एनाल्जेसिक के नाम से जाना जाता है। देखिए कहाँ है दर्दनाशक या एनाल्जेसिक। फर्स्ट एंटीबायोटिक बिल्कुल रॉन्ग, एनाल्जेसिक सेकेंड ऑप्शन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एनाल्जेसिक, किसी को दर्दनाशक या पीड़ाहारी के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन 47 का उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 48 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है निम्नलिखित में किसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है। जब हम आपको शॉटकी और फ्रैंकल दोष दोनों को डिफरेंशिएट किए थे तो डिफरेंशिएट करने के बाद एक नोट्स इंपॉर्टेंट नोट्स लिखाए थे, कहे थे सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों दोष पाए जाते हैं। अब देखिए फ्रैंकल दोष किसमें पाया जाता है, यहाँ पर आपको कहीं एक ऑप्शन मिलेगा सिल्वर ब्रोमाइड AgBr में फ्रैंकल और शॉटकी दोनों डिफेक्ट पाया जाता है। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 यह भी कंपटीशन में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन, यानी वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे उच्च होगा। यह आपको जब तक लैब में जाओगे नहीं तो यह आप चेक करोगे नहीं, यानी इसको आप या तो फिर वेंट यानी आप वांट ऑफ फैक्टर उसका इस्तेमाल करें और उससे भी आप इसको कैलकुलेट करके बता सकते हैं। जब एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन है इसको आप अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर 0.1 मोलर BaCl2 यह जो सॉल्यूशन दिया गया है इसका वायुमंडलीय यानी दाब पर अगर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक अगर इसका एलिवेशन पॉइंट अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यानी 0.1 मोलर पर बेरियम
सोडियम क्लोराइड का होगा। सी ऑप्शन 49 का उपयुक्त आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपको क्वेश्चन 50 में पूछा जा रहा है, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर इलेक्ट्रोड यानी इलेक्ट्रोड दैट मीन्स यहां पर एनोड और कैथोड पर क्या प्रोडक्ट बनता है, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया गया कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जब एक्वस सॉल्यूशन को आप करिएगा, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करिएगा तो वाटर भी टूट करके आपको H2O टूटता है, H+ और OH- आयन देता है, और सोडियम क्लोराइड है ये टूटने के बाद आपको Na+ और Cl- आयन देता है। अगर देखें तो सबसे पहले यहां ध्यान दें, आपको पूछा जा रहा है एनोड पर क्या देगा। एनोड पर क्लोरीन का फॉर्मेशन, यानी यहां पर क्लोरीन नहीं, ऑप्शन के उपयुक्त यहां पर बिकॉज सब जगह फ्लोरीन का डिस्कशंस किया है और यहां पर आपको क्लोराइड दिया, दैट मीन्स यहां पर फ्लोराइड होना चाहिए। तो फ्लोराइड के अकॉर्डिंग फ्लोरीन आपको कहां पर बनेगा मालूम है, यानी धनोद पर, दैट मीन्स एनोड पर फॉर्मेशन होगा फ्लोरीन का। लेकिन यहाँ क्लोराइड का बात करें तो यहाँ क्लोरीन Cl2 का फॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन ऐसा एक भी नहीं दे रखा है। तो थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगा कि यहाँ क्लोराइड के जगह पर फ्लोराइड करें और फ्लोराइड करने के बाद यानी एनोड पर आपको फ्लोरीन बनेगा। और इसके साथ साथ जो रिनोड यानी आपको रिनोड देख रहे हो मीन्स यहाँ पर कैथोड टर्मिनल मीन्स निगेटिव चार्ज कैरिंग इलेक्ट्रोड है, उस पर हाइड्रोजन मुक्त होता है, H2 मुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ये क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, जल में H2 + Cl2 = 2HCl अभिक्रिया की कोटि है, कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, या आपको फाइंड आउट करना, आपको पहले ही बताए थे जब हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन सबसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डिस्कशंस किए थे तो उसमें बताए थे कुछ एक्सेप्शन पॉइंट है। यह एक प्रकार का फोटो इलेक्ट्रिक रिएक्शन है। ये जो बराबर देख रहे हैं इस बराबर में एरो दे करके आप ऊपर में देखे थे H न्यू, H का मतलब था प्लांक्स कांस्टेंट एंड न्यू का मतलब यहाँ पर था वेलोसिटी ऑफ लाइट। आपको ध्यान में रखना था कि हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके 2HCl बनाता है तो यह आप दिमाग अगर लगाएं तो आपको लगेगा कि इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकेंड होगा, लेकिन आप याद रखें यह जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर का यह एक बेस्ट एग्जांपल है। दैट मीन्स 51 क्वेश्चंस का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यह एक फोटो इलेक्ट्रिक रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 52, किस गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करता है। कहता है क्या, किसी गैस के ठोस सतह पर, गैस का अगर मतलब ठोस अगर कोई सरफेस है तो उस पर जो अधिशोषण होगा वह किस पर डिपेंड करेगा। यानी ऑप्शन फर्स्ट दे रहा है गैस के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, गैस के दाब पर भी डिपेंड करेगा, गैस के नेचर पर भी डिपेंड करेगा, और इसमें से जो ऑप्शन है यह सब पर डिपेंड करेगा। तो आप जान लीजिए ठोस का जो सरफेस है उस ठोस के सरफेस पर जो गैसियस मॉलिक्यूल्स यानी अधिशोषित होगा यानी एडजॉर्ब जो होगा वह तीनों पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर, अब सब चीज देखिए, गैस पर अगर प्रेशर पड़ेगा तो अधिशोषण का दाब के यानी अधिशोषण का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज। यह इसके नेचर पर भी डिपेंड करता है। दैट मीन्स 52 क्वेश्चंस का यानी आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी पर डिपेंड करता है। यह इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 52 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 में कहता है क्वेश्चंस, कच्चा लोहा में शुद्धिकरण के रूप में निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। यानी जो कच्चा लोहा है उस यानी आयरन में सबसे अधिक अशुद्धिकरण के रूप में उपयुक्त कार्बन रहता है। ऑप्शन देखें कहीं पर कार्बन ऑप्शन में दिया है क्या, फर्स्ट ऑप्शन फास्फोरस बिल्कुल नहीं, सेकेंड ऑप्शन मैग्नीज बिल्कुल नहीं, यानी सी ऑप्शन कार्बन यह उपयुक्त आंसर है। उसके बाद सिलिकॉन दिया है यह भी नहीं, यानी क्वेश्चन 53 का राइट आंसर कार्बन। यह सबसे अधिक कच्चा लोहा में यानी इसकी उपस्थिति सबसे अधिक होता है अशुद्धिकरण के रूप में। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा जा रहा है,
निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, उभयधर्मिक है? तो आपको देखना है मींस या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को शो करता है। कौन ऐसा ऑप्शन यानी राइट आंसर है जो दोनों को शो करता हो? दैट मींस यह एम्फोटेरिक सब्सटेंस हो, वह धर्मी हो, दोनों प्रकार के नेचर, डुअल नेचर को शो करने वाला इसमें कौन कंपाउंड है? तो जिंक ऑक्साइड, यह दोनों प्रकार रिएक्शन कराइए। तो रिएक्शन करने के बाद देखिएगा यह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रकार के रिएक्शंस को शो करता है। दैट मींस यह एक प्रकार का उभयधर्मी यानी सब्सटेंस है। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। 11th ऑक्सीडेशन स्टेट से आया हुआ, दैट मींस रिडॉक्स रिएक्शंस चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है 54। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में प्रबल लुईस एसिड कौन है? यानी आपको स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड पूछा जा रहा है, कौन इसका? जितना ऑप्शंस BF3 दे रखा है, BCl3 दिया, BBr3 दिया, BI3 दिया। इससे पहले ही डिस्कशन किए हैं कि अगर हम लोग हैलोजन फैमिली में टॉप टू बॉटम मूव करें तो टॉप टू बॉटम मूव करने के बाद यानी एटॉमिक साइज जो है वह इंक्रीज करता है। मींस फ्लोरीन का एटॉमिक साइज सबसे छोटा बट आयोडीन का एटॉमिक साइज सबसे बड़ा। मींस इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कौन करेगा? आयोडीन लूज करेगा। यदि आयोडीन इलेक्ट्रॉन इजिली लूज करता है मींस इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन, निम्नलिखित में स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड BI3 होगा। ऑप्शन नंबर डी 55 का राइट आंसर है। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा जा रहा है, एक बार और एग्जाम में भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी हवा, उसके बाद रेडियम, जल, मोनाजाइट हीलियम का मुख्य स्रोत है। हीलियम की मेन उत्पत्ति, हीलियम को जो प्राप्त किया जाता है यानी मोनाजाइट से प्राप्त किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर 56 का सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस का बात करें 57, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? उपधातु कौन है? यानी आप पढ़ें मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालाइट, उपधातु कौन सा है? देखिए यहाँ पर सल्फर यानी यह आपको यह उपधातु में नहीं आता। फास्फोरस उपधातु में नहीं है। ब्रोमीन यह भी उपधातु में नहीं, यानी Sb एंटीमनी, बी ऑप्शन 57 का राइट आंसर यानी Sb होगा, बी ऑप्शन होगा, यह इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस का बात करें 58, SO2 मॉलिक्यूल्स में S परमाणु का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करके आपको बताना है। यानी हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आप लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, केमिकल बॉन्डिंग जब चैप्टर पढ़े थे 11th में, तो 11th में आपको बताया गया था कि कैसे कैसे वेस्पर थ्योरी का यूज़ करते हैं और वहाँ से भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, किस कॉन्सेप्ट्स को लगाएंगे? सबसे पहले देखिए, अगर सल्फर को देखा जाए तो सल्फर में और सल्फर ऑक्सीजन में अगर देखें तो सल्फर के पास सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना? तो सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास 2 है। इसके बाद सल्फर का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसका एटॉमिक नंबर सल्फर का 16, तो 16 के अकॉर्डिंग अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो लास्ट में इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। तो सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो 2 ऊपर में इलेक्ट्रॉन, 2 नीचे, 2 2 4, एक इस साइड एक से इस साइड। तो टोटल यानी यहाँ पर अगर आप सबसे पहले देखिए तो सल्फर एटम का सल्फर एक लोन पेयर, एक यहाँ पर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ और 2 इस साइड। तो ऑक्सीजन के साइड इसका एक सल्फर का 2 ऑक्सीजन यानी 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ इधर बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर सल्फर का 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ इधर बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? 1। तो अगर टोटल सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ऐड करें तो उससे हमको हाइब्रिडाइजेशन पता चलेगा। बिकॉज सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों को ऐड किया जाए तो ऐड करने के बाद यानी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड पेयर 2 और प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 अगर ऐड करते हैं तो 3 होता है, मींस 2 1 3। sp2 इसका राइट आंसर ऑप्शन यानी 58 क्वेश्चंस का ऑप्शन बी यह सही और उपयुक्त आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, यह फिर से एक बार क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव के रूप में भी दिया है और ऐसे 2 मार्क्स शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर में भी यह अक्सर पूछता रहता है कि H3PO3 एक द्विभाषमिक अम्ल है जबकि H3PO4 एक त्रिभाषमिक अम्ल है। वाई?
यानी इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ रहा है कि H3PO3 है एक क्या है, एक भास्मिक है, द्विभास्मिक है, या इसका राइट आंसर द्विभास्मिक होगा। बिकॉज जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद यह 2H+ आयन का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसका नाम है द्विभास्मिक यानी डाइवेशिक, यानी इसको एसिड के नाम से जाना जाता है। और अगर H3PO4 रहता तो इस स्थान पर हम लोग देते त्रिभास्मिक अम्ल, लेकिन यहां पर H3PO3 का बात किया गया तो H3PO3 के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर द्विभास्मिक अम्ल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, मर्क्यूरस आयन का सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, किस यानी स्टेट में कितना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर Hg2+, यह मर्क्यूरस आयन का राइट ऑप्शन यानी क्वेश्चन नंबर 16 और आंसर इसका Hg2+ सही और उपयुक्त आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। 61 पूछा जा रहा है गोल्ड परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। आप जानते हैं यह एक्चुअली डी ब्लॉक का एलिमेंट है और डी ब्लॉक का एलिमेंट वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। अगर इसका भी बात करें तो -1 से लेकर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक यह अकेला ओरियम जो आप देख रहे हैं मेटल, यह इतना ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। यानी यहाँ पर ऑप्शंस देखें +1 भी दिया है, +3 भी दिया, सी ऑप्शन में +1 +3 दोनों दिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ओरियम आपको पहले ही बताए -1 से लेकर +5 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। दैट मीन 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी +1 एंड +3 दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 62 अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर से पूछा गया क्वेश्चन। K4FeCN का हॉल 6 है, हॉल 6 में Fe का प्रसंकरण दैट मीन्स इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा ये फाइंड आउट करके आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम का यानी सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालेंगे तो फिर आपको वही करना पड़ेगा। यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग पोटेशियम पर चार्ज +4 तो इसके अकॉर्डिंग -4, फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालें और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद इसका फिर एक्साइटेड स्टेट में देखिए कौन कौन घर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो फिर आप देखिएगा इसका इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, मींस D2 पार्टिसिपेट करेगा और D2 पार्टिसिपेट करने के बाद sp3 यानी D2 और एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल भाग लेता है। अतः 62 का राइट आंसर D2sp3 होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सेलेक्टेड है, आप ध्यान में रखें, इसका प्रैक्टिस करके जाएं, क्वेश्चंस यानी बना करके देखें और भी अच्छा फील होगा। बिकॉज इसमें आंतरिक डी ऑर्बिटल निम्न चक्रण कॉम्प्लेक्स का यह निर्माण करता है, याद रखें जिसमें आंतरिक डी ऑर्बिटल का यूज होगा वह निम्न चक्रण कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगा और जिसमें यानी sp3D2 का यानी फॉर्मेशन इस प्रसंकरण का निर्माण करेगा वह उच्च चक्रण कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। मींस 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 63 में आपसे पूछा जा रहा है जब इथाइल क्लोराइड में AgCN के साथ इसको गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। आप इसको अपने लैब में भी बना करके देख सकते हैं। इथाइल क्लोराइड दैट मीन्स C2H5 और Cl, इसको AgCN यानी सिल्वर साइनाइड यानी इसके साथ गर्म करें तो गर्म करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, यानी एथिल साइनाइड नहीं, एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। यह इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसको आप कभी कभी आपको डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जब इथाइल क्लोराइड को AgCN के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या देता है, इथाइल आइसोसाइनाइड देता है। या कभी कभी आपको पूछा जाएगा डायरेक्ट कन्वर्जन यानी इथाइल क्लोराइड से इथाइल आइसोसाइनाइड बनाओ, तो डायरेक्ट आप करिएगा इथाइल क्लोराइड को AgCN के साथ आप रिएक्शन करा दें तो इथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर इथाइल आइसोसाइनाइड होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 64, आपको क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा जा रहा है इथाइल एल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। देखिए कहता है इथाइल एल्कोहल को किस यौगिक के साथ, इसमें से जो ऑप्शंस दिया है इसमें से कौन ऑप्शन का यूज करेंगे तो हमको इथाइल ब्रोमाइड बनेगा। तो यानी ब्रोमीन Br2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो Br2 के साथ रिएक्शन कराने के बाद यह इथाइल एल्कोहल इथाइल ब्रोमाइड में क्या होता है, चेंज होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 65 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है सोडियम इथॉक्साइड तथा ब्रोमोइथेन अभिक्रिया इसको जब कराएंगे तो क्या देगा? सोडियम इथॉक्साइड है ना, तो इथॉक्साइड तो आपको करना है सबसे पहले, इथॉक्साइड है तो C2H5 और ऑक्सीजन उसके साथ सोडियम, तो इसी का नाम सोडियम इथॉक्साइड हुआ। और ब्रोमोइथेन मीन्स C2H5 और उसके साथ में एक ब्रोमीन ग्रुप को लगा दें, ब्रोमीन यानी एटम को लगाएं तो उसका नाम ब्रोमोइथेन। जब इसको इसके साथ रिएक्शन आप कराइएगा तो यह एक प्रकार के ईथर का फॉर्मेशन करता है। ऐसे आपको लगेगा इसका ऑप्शन डाइथाइल ईथर होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें जब सोडियम इथॉक्साइड को ब्रोमोइथेन से कराते हैं तो यह मिथाइल एथिल ईथर का फॉर्मेशन करता है या यह मिथॉक्सी इथेन का निर्माण करता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 65 का आंसर ए होगा, यानी आप इसको मिथॉक्सी इथेन के नाम से भी, यूपीएससी नोमेनक्लेचर है इसका मिथॉक्सी इथेन, अदरवाइज आप मिथाइल इथाइल ईथर भी कह सकते हैं। 65 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 66 AIEEE इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चंस में कह रहा है C4H10O का कितना समावयवी ईथर, यह कितना समावयवी ईथर प्रदर्शित करता है। अगर ईथर को हटा दे, डायरेक्ट पूछे कि यह कितना आइसोमर्स देगा, तो टोटल यह 7 आइसोमर्स का फॉर्मेशन करता है, लेकिन इंपॉर्टेंट कंडीशन लगा दिया, यह कितने समावयवी ईथर का फॉर्मेशन करेगा, तो यह केवल 3 समावयवी ईथर का फॉर्मेशन करता है। तो आपको ईथर से रिलेटेड क्वेश्चंस को बना करके दिखाना। अगर यहीं आपको क्वेश्चंस में पूछ देता यह कितने समावयवी अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता, 4 होता। लेकिन ध्यान दें यहां पर समावयवी ईथर, कितना समावयवी ईथर देगा, तो क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 67 देखें तो कहता निम्नलिखित यौगिकों में किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत कौन अटैक करेगा आसानी से, कौन यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन स्नेही, दैट मीन्स आपको कह रहा कौन इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा तेजी से अटैक किया जाएगा, किस पर इलेक्ट्रॉन अधिक होगा, माने कौन इलेक्ट्रॉन रिचर स्पीशीज अधिक होगा। तो आप देखिए क्लोरोबेंजीन, यानी बेंजीन के ऊपर में क्लोरीन है, क्लोरोबेंजीन। सेकेंड है डायरेक्ट बेंजीन। तीसरा फिनॉल है, दैट मीन्स बेंजीन के ऊपर में OH ग्रुप है, और ये टॉल्यून है, यहाँ पर एमीन ग्रुप है। याद रखें इसमें सबसे फास्ट अटैक यानी फिनॉल पर किया जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, जिन्हें इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव का अटैक सबसे यानी फास्ट फिनॉल पर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, बिकॉज इसका अगर देखिए तो -M इफेक्ट क्लोरोबेंजीन का, अगर इसमें क्लोरीन का जो -F इफेक्ट है उससे इसका ऑर्डर क्या होता है, ज्यादा, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। तो कहने का मतलब इस पर इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से इस पर अटैक करेगा, मीन्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। निम्नलिखित में किसका उपयोग फॉर्मलिन को यानी फॉर्मलिन बनाने में किया जाता है या फॉर्मलिन के रूप में होता है? फॉर्मिक एसिड का 40% सॉल्यूशन, यानी उसी को हम लोग फॉर्मलिन के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा 68 का राइट आंसर ए ऑप्शन, यानी फॉर्मिक एसिड। क्वेश्चन नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन यहां पर 69, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 69, वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलेंस अभिकारक को अपकृत करके देता है, क्या देता है अपकृत करके? कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन यानी 17, क्लोरल का सूत्र होता है, क्या होता है क्लोरल का सूत्र? C2HCl3O होता है। देखिए कहीं है ऑप्शन C2, देखिए कहां पर है, C2 है, नहीं है। C2 कार्बन यानी C2 है, लेकिन हाइड्रोजन 3 है, यह भी ऑप्शन नहीं है। C2 देखें, कार्बन C2 है। इसके बाद हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है। इसके बाद Cl3 है बिल्कुल, और एक इसमें ऑक्सीजन भी उपस्थित है, अर्थात क्लोरल का ऑप्शन, यानी यहाँ 70 क्वेश्चंस का ऑप्शन नंबर सी यह राइट आंसर आपको दिया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स।